नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश नहीं झुकने देंगे का बेहद स्पेशल एडिशन। जब देश में बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार, बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ, डेमोग्राफी चेंज, एसआईआर और बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है, जब बीजेपी विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार से लेकर भारत में घुसपैठ के खिलाफ विपक्ष का आक्रोश इसलिए लापता है क्योंकि इसके पीछे तुष्टीकरण है। आज बंगाल में घुसपैठ के लिए टीएमसी को जिम्मेदार बता चुके गृह मंत्री अमित शाह ने कल कहा था कि घुसपैठिए कांग्रेस का वोट बैंक है और कांग्रेस की वजह से देश घुसपैठियों की धर्मशाला बन चुका है और घुसपैठियों के तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस डिटेंशन कैंप पर तो आक्रोश दिखाती है, लेकिन घुसपैठियों को निकाले जाने पर खामोश रह जाती है। इसके पहले बीजेपी ने आरोप लगाया था कि तुष्टीकरण की वजह से ही राहुल गांधी बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं और कांग्रेस की ओर से ऐसे बयान आ रहे हैं जिसमें बांग्लादेश में हिंदू हत्याओं के लिए भारत को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है और कांग्रेस के नेता बांग्लादेश में हिंदू हत्याओं को एक्शन का रिएक्शन बता चुके हैं। दिग्विजय सिंह आपको याद होंगे। वहीं कांग्रेस कह रही है कि बांग्लादेश की तरह बीजेपी को भारत में हो रही नस्लीय हत्याओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की चिंता करनी चाहिए। कल राहुल गांधी ने उत्तराखंड में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकबा की हत्या पर कहा था कि ऐसी घटनाएं भारत में परोसी जा रही हैं, नफरत का नतीजा है और बीजेपी के नेतृत्व में इस नफरत को सामान्य बना दिया गया है। कांग्रेस के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर कहा है कि बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली बोलने वालों को टारगेट किया जा रहा है। उन्हें घुसपैठिया तक बताया जा रहा है, यहां तक कि बंगाली बोलने वालों को डिटेंशन कैंप तक भेजा जा रहा है। कांग्रेस ने इसी को बीजेपी की नफरत वाली राजनीति बताया है। तो इसी पर होगी आज की सबसे बड़ी चर्चा, नफरत बनाम तुष्टीकरण, बदले का समीकरण। क्या देश में नफरत फैल रही है और बीजेपी इसके पीछे है? बड़ा सवाल। स्वागत है आपका आज के इस खास एडिशन में। सांप्रदायिक तुष्टीकरण को इस राज्य सरकार ने अपनी नीति के रूप में स्वीकार कर लिया। अब मरहम लगाने का प्रयास हो रहा है। আরেকটা সুখবর দি, জানুয়ারি মাসের সেকেন্ড উইক মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস হবে। पश्चिम बंगाल में चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं और इन तैयारियों के बीच अब एक बार फिर नफरत और तुष्टीकरण की बातें भी होने लगी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के दौरे पर बंगाल में हैं और ममता सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि इस बार चुनाव घुसपैठ के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा और सांप्रदायिक तुष्टीकरण की नीति वाली सरकार की विदाई होगी। वहीं ममता ने एक बार फिर खुद को धर्मनिरपेक्ष बताया है। सांप्रदायिक तुष्टीकरण को इस राज्य सरकार ने अपनी नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मरहम लगाने का प्रयास हो रहा है, मैं सुबह से देख रहा हूं, मगर अब मरहम लगाने से कुछ नहीं होता है। हृदय पर, बंगाल की हिंदुओं के हृदय पर घाव इतना गहरा बैठ गया है कि कोई मरहम काम नहीं आएगा। হ্যাঁ, আমাকে অনেকে বলে আমি অ্যাপিজমেন্ট করি। আমি অ্যাপিজমেন্ট করি না, আমি সেকুলার সঠিক তথ্যে অর্থাৎ সর্বধর্ম সমন্বয়। दरअसल मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों में घिरी ममता बनर्जी के सामने हिंदू वोटरों को जोड़ना इन चुनावों में बड़ी चुनौती है। शायद यही वजह है कि पहले बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर को उन्होंने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब दुर्गा आंगन की आधारशिला के बाद महाकाल मंदिर की नींव रखने का ऐलान किया है। আরেকটা সুখবর দি, জানুয়ারি মাসের সেকেন্ড উইক মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস হবে। मंदिर और मस्जिद दोनों की राजनीति कौन कर रहा है? एक तृणमूल से निकले हुए एमएलए कर रहे हैं और एक तृणमूल कांग्रेस कर रही है। तो सवाल का एड्रेस गलत है, सवाल तो सही है। ममता चुनावों से पहले एक के बाद एक मंदिरों का ऐलान कर रही हैं, लेकिन
बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और उनके खिलाफ हिंसा पर उनकी चुप्पी को बीजेपी ने बड़ा हथियार बना लिया है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने यहाँ तक कह दिया कि बांग्लादेश पर गाजा जैसा एक्शन होना चाहिए। ऐसे इजराइल सिकाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू, देश का हिंदू हित में चल रहा है सरकार, सबक सिखाना चाहिए जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हम लोग सबक सिखाया। शुवेंदु अधिकारी के इस बयान के खिलाफ टीएमसी ने मोर्चा खोला और इसे नफरत की राजनीति बताया। बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप सिर्फ टीएमसी ही नहीं, कांग्रेस की तरफ से भी आया। अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर बीजेपी शासित राज्यों में बांग्ला भाषियों पर हमले का जिक्र किया, तो वहीं राहुल गांधी ने उत्तराखंड में एंजल चकमा की हत्या का जिक्र करते हुए बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस में राहुल बनाम प्रियंका की लड़ाई भी तेज हो गई है। तो स्वागत है आपका आज के एडिशन में। मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है आपको परिचय करा देते हैं। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता वरिष्ठ नेता अखिलेश सिंह जी हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सुनील यादव हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। सोमनाथ भारती फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, विधायक रह चुके हैं। मेरे साथ आनंद दुबे जी हैं, उनका अभिनंदन है, शिवसेना उबाटा के। मेरे साथ मलूक नागर जो हैं, जो कि फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, रालोद के महासचिव हैं, और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा के अंदर। अखिलेश जी, मैं आपका रुख करता हूं। क्यों कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है? बीजेपी कहती है कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आप अलग थलग पड़ गए हैं। ये कौन कहता कि लगता है? अरे करती है भाई। ये कहां से आपको कंफ्यूजन हो गया कि बीजेपी के लगता है कि बीजेपी नफरत की राजनीति? अरे बीजेपी वही करती है। मैं तो पिछले 10 साल से बोलता हूं कि 5-6 शब्दों को छोड़ के बीजेपी का कोई नेता 2 मिनट बोल के दिखा दे। स्टॉप वॉच रख के भी बुलाया गया था, अभी आएंगे आपके शो में, अभी दिख नहीं रहे हैं, बोल के दिखा दें। मोदी जी, अमित शाह जी जब भी आते हैं, कहीं चुनाव आता है तो उसके पहले बताते हैं घुसपैठिया। ये तो अपने नकारेपन का रोजाना परिचय दे रहे हैं। किसके राज में घुसपैठिया आए? कहां से आए? किसको रक्षा करने की सीमाओं की जिम्मेदारी है? कौन बाहर भेजेगा? किसकी जिम्मेदारी है? ये तो अपना नकारापन रोजाना बता रहे हैं। इसके पहले बिहार में घुसपैठिए थे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सिर्फ घुसपैठिए की बात करता है, इतने ओछे शब्दों का प्रयोग करता है कि हम लोगों को भी अपने प्रधानमंत्री से ऐसी उम्मीद तो नहीं होनी चाहिए किसी को भी। क्या कैसे कैसे भाषा का प्रयोग किए बिहार में, कैसे कैसे पूरे हेट स्पीच में नंबर 1 पे है दुनिया में। एक साल में 250 से विचार है कि हेट स्पीच पे नंबर 1 है, लेकिन घुसपैठियों को देश निकाला मिलता है। आपको लगता नहीं है कि इसी की वजह से आप अलग थलग पड़ रहे हैं? इसी की वजह से आपको आपके सहयोगी दल कहते हैं कि आप आते हैं, पोस्टर लगाते हैं, चुनाव हारते हैं और चले जाते हैं। आपने कितने घुसपैठिए बाहर किए अमित देवगन जी? आपने मतलब आप ही हैं सरकार जिसकी आप बैटिंग कर रहे हैं। हूंगा कितने घुसपैठिए बाहर? अगर आप मुझे सरकार मान रहे हैं तो आप ही तो अलग ही बात है जनाब। हाँ, आप ही सरकार, आप ही लोग सब मिली जुली सरकार आप ही लोगों की। कितने घुसपैठिए बाहर किए? अमित देवगन ने रोक रखा है क्या अमित शाह जी को, या न्यूज 18 ने रोक रखा है? क्यों घुसपैठिए रोज बोलते हो? बाहर क्यों नहीं करते हो? बताओ। आज मैंने 2000 बाहर किया मित्रों, मैंने 3000 घुसपैठिए बाहर मलूक किया। नागर बोलते हैं आदरणीय मोदी जी? ठीक है, मलूक नागर अमित शाह जी बोलते हैं मलूक नागर कांग्रेस एक ही बाजा घुसपैठिए अपने कांग्रेस मानती क्यों नहीं या जानती नहीं? ओके देन आई विल गो टू आनंद दुबे। ओके, मलूक नागर जी। देखिए, अखिलेश जी से तो हमारे व्यक्तिगत स्तर पे बड़े अच्छे संबंध हैं, पर असलियत में क्या है, संबंध ना निभाइए, अभी डिबेट कर लीजिए। कांग्रेस की लड़ाई एनडीए से नहीं है। कांग्रेस की लड़ाई हर प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टी के साथ है। अब महाराष्ट्र में बीएमसी के इलेक्शन चल रहे हैं, वहां उद्धव ठाकरे शिवसेना से लड़ाई है, वहां शरद पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से लड़ाई है,
तो इनकी लड़ाई आपस में ही है। बिहार में भी लड़ाई, दिल्ली में भी लड़ाई, पंजाब में भी लड़ाई, हरियाणा में भी लड़ाई, राजस्थान में भी लड़ाई। तो अब ये एक्चुअल में लड़ाई से बाहर हैं और इनका असली लड़ाई है अब अखिलेश जी से और ममता जी से। कोई टेलीविजन का शो ले लो, इनकी बहस आपस में होती है, एनडीए से होती ही नहीं है। आपस में आ जाते हैं। आनंद दुबे जी बैठे हैं, पूछ लो इनके साथी हैं सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के, क्या उनकी लड़ाई है या नहीं है। पूरे देश में इन्होंने हल्ला मचाया, एसआईआर में गलत हो गया, वोट चोरी होगी, वोट चोर गद्दी छोड़। पूछ लो अखिलेश जी ने जो बयान दिया, उन्होंने जो बयान दिया एसआईआर पे, उन्होंने क्या दिया। तो कांग्रेस के बारे में क्या बोले हैं देवगन साहब, ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं पूरे देश के। आज लेकिन अगर देखिए एक बात है, आबादी के हिसाब से देखें 8.5% केवल इनका आज राज वो है। आपके घटक दलों को लगता है कि वो मुद्दे जो है वो भारतीय जनता पार्टी को लाभ देते हैं। अब दिग्विजय सिंह ने बोल दिया कि आरएसएस से सीखना चाहिए, दिग्विजय सिंह ने बोल दी ये बात को, अब क्या करिएगा इसके अंदर। अब अधीर रंजन चौधरी आज प्रधानमंत्री मोदी जी से मिल लिए, शशि थरूर ने बोल दिया कि हां सीखना ही चाहिए संगठन के मामले में। अब बताइए अखिलेश जी, हमसे पूछ अच्छा, रहे हैं। अच्छी बात। हाँ, मैंने वो फोटो देखी थी, क्या है, ये बता दो ना सीधा थी सीधा। जो दिग्विजय सिंह ने ट्वीट की थी। कौन बोलेगा भाई? अखिलेश जी आप बोलिए, मैंने 30 वो सेकंड फोटो आप देखी बोलिए। थी दिग्विजय सिंह जी की। जी, मैंने वो फोटो देखी थी दिग्विजय सिंह जी की, जो नीचे माननीय मोदी जी बैठे हुए हैं और तब कसमें खाते थे कि हमारे जीवन के एक ही लक्ष्य है। उस फोटो से तो यही मैसेज जाता है कि ये आदमी, जिस आदमी ने जिसको बनाया, कहाँ जमीन फर्श में नीचे बैठे हुए आदमी को कहाँ तक पहुँचाया, उस आदमी को तहखाने में बंद करके रखे हैं। उस आदमी के किस तरह सलूक कर रहे हैं, ये मैसेज तो उस फोटो से ये जाता है कि देखिए ये व्यक्ति। पर दिग्विजय सिंह ने ऐसी कोई बात नहीं लिखी जो आप कह रहे हैं। दिग्विजय जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। यही कहा कि जिसको अटल जी हटा रहे थे गोधरा कांड के बाद, जग जाहिर है, और आडवाणी जी ने किसी तरह से उनको बचाया। जिस आडवाणी जी के लिए हमेशा अपना जीवन समर्पित करके उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी कसमें खाया करते थे, प्रधानमंत्री बन जाने के बाद उन्होंने उनके साथ क्या सलूक किया, उस फोटो से तो यही सलूक। ओके, सुधांशु त्रिवेदी है जी, सुधांशु त्रिवेदी, लेट सुधांशु त्रिवेदी कम इन। ओके, सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई। सुधांशु जी, देखिए, अखिलेश जी बेचारे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जो दिग्विजय सिंह जी ने, अन्य लोगों ने कहा, उसको लपेटने का प्रयास किया जाए। मगर एक कहावत होती है कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। अब जो बात अखिलेश जी ने कहने का प्रयास किया, तो माननीय आडवाणी जी के साथ आपको ध्यान रखना चाहिए, जब उनको पीएम प्रोजेक्ट किया गया तो वो 82 वर्ष के थे। विश्व के इतिहास में कोई व्यक्ति ऐसा बताइए जो 82 ईयर्स की एज में पीएम प्रोजेक्ट हुआ, और वो सांसद रहे 92 की एज तक। अखिलेश जी 92 की एज तक सांसद रहे। उसके बाद अब स्वाभाविक रूप से अब उनका मतलब वो स्थिति, उतना स्वास्थ्य नहीं था कि सक्रिय राजनीति में रह सके। तो 92 की आयु तक सांसद रहने वाले गिने चुने लोग होंगे। तो इसलिए उनके सम्मान और असम्मान की जो बात है, उसको आप जो कहने का प्रयास कर रहे हैं, मगर जो बात दिग्विजय सिंह जी ने कही थी, धरती के धरातल से शुरू होकर और उस ऊंचाई तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण कहना चाहता हूं। अभी हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो आप लोगों को आइडिया ही नहीं था। आप लोग कह रहे हैं ये कहां से आ गए। मैं आज पूछना चाहता हूं, 2047 में भारत का जिस समय अमृतकाल समाप्त होगा, कोई नहीं बता सकता कि भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा, मगर दावे के साथ बताया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी यदि रही तो अध्यक्ष अथवा हाई कमांड, क्योंकि यहां अध्यक्ष से ऊपर भी हाई कमांड होता ना। खड़गे जी अध्यक्ष होकर भी अपने राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में बोले हाई कमांड तय करेगी, वो इन्हीं की पार्टी का होगा, वो इन्हीं परिवार का होगा। समाजवादी पार्टी में भी उसी परिवार का होगा। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है। और वैसे मैं अमीश जी ऑन द लाइटर नोट एक और बात कह दूं, कांग्रेस के नेताओं का हम बहुत सम्मान करते हैं, और उनकी जो इच्छाएं थी उनको भारतीय जनता पार्टी पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। नेहरू और गांधी इनके दो सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। नेहरू जी ने यह कहा था युवा अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए कि एक दिन ये युवा देश का प्रधानमंत्री बनेगा। भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री बनाया और वो अभूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे। उन्हीं के नेतृत्व में भारत 21वीं सदी में प्रवेश किया। गांधी जी की इच्छा ये थी कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए ताकि राजनीति को एक नए सिरे से शुरू किया जाए। अगर भगवान ने चाहा तो मोदी जी के कार्यकाल में वो जो गांधी जी की इच्छा थी
वो भी मोदी जी पूरा करके दिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के जो संकल्प थे उसे साकार करने का काम भी हमारी पार्टी के नेता करेंगे। ओके ओके, अखिलेश जी। अमीर जी, जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे सत्ता में तो उन्होंने कहा मुझे सिर्फ 5 साल का वक्त दीजिए। फिर उन्होंने एक डेडलाइन फिक्स की 75 साल। 75 साल के दायरे में आने वाले को कितने लोगों को जो है उन्होंने पदमुक्त कर दिया। केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, तमाम चीज़ों से पदमुक्त कर दिया। उसके बाद अपनी जब बारी आई 75 की तो मोहन जी और मोदी जी दोनों लोगों ने आपस में गलबहियाँ कर ली, काम खत्म हो गया। तो कितने वादे के पक्के हैं, कितने बात है। दूसरी बात, जिस परिवार का आप जिक्र कर रहे हैं ना, उस परिवार ने शहादतें दी हैं और 3 सरकारें दिल्ली में बनी, लेकिन प्रधानमंत्री पद नहीं स्वीकारा। यहाँ पे आप लोगों को तो सिर्फ मोहर चाहिए, रबर स्टैंप चाहिए। आपने एक रबर स्टैंप अभी ढूंढ करके बिहार से लाए हैं एक। और जहाँ तक रही बात सर्वे सर्वा, वो तो नागपुर घराना है, पर्ची आती है, आप लोगों को नहीं पता होता है। आप लोगों के ऑब्जर्वरों को भी नहीं पता होता है कि इस पर्ची में क्या किसका नाम है। उसी समय खोला जाता है, खोल के देखते में अगल बगल वाले स्वयं भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे भाई ये कौन सा नाम आ गया। तो ये जो नागपुर घराने से पर्ची आती है, जो सर्वे सर्वा हुई है, वही एक परिवार ऐसा है कि जो इस देश को, जिस देश को इतने ज्यादा अराजकता में झोंके जा रहा है। परिवार की आप बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि इनके परिवार के आज तो परिवार में शहनाई बज रही है, उसकी शुभकामनाएं भी दीजिए अखिलेश जी को। देखिए, और प्रियंका जी के सपुत्र परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं, उनकी सगाई हो रही है, बधाई तो दीजिए कम से कम। देखिए, इनकी पार्टी की सोच और हमारे में बिल्कुल उनको बहुत तहे दिल से बधाई है, मगर प्रियंका जी को अधिक बधाइयां मिलने के भी बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं। और फिर ये भी एक विचार हो सकता है, आप क्यों उसकी चिंता कर रहे हैं? ये तो विवाह की, ये तो मंगल कार्य की विवाह, ये तो मंगल कार्य की बधाई होती है, सगाई हुई है, बधाई देनी चाहिए। आज भी आप इन्हीं के परिवार के पीछे पड़े हैं। आनंद दुबे आज इनकी लुटिया डुबाने में लगे। बधाई नहीं, सुनिए अमित जी, इनके यहाँ जो मंगल कार्य होता है उसमें भी राजनीतिक निहितार्थ होता है। आप याद करिए कि जब प्रियंका जी के बेटे पैदा हुए थे तो कहा गया था भारत के भविष्य का प्रधानमंत्री हो गया। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ अध्यक्ष चुनना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है और जमीन से ऊपर धीरे धीरे ऊपर आता है। यहाँ पैदा होते ही तय हो जाता है बस यही अध्यक्ष होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं वो बधाई है और बधाई के साथ व्यक्तिगत भी है, और जो लोग उसमें राजनीतिक निहितार्थ निकालना चाहें तो वो भी है। मगर मैं अखिलेश जी की बात को बताना चाहता हूं, कहते बड़ा त्याग किया। भाई साहब, आप कहते हैं सोनिया जी ने त्याग किया, ऐसा अद्भुत त्याग आपने नहीं देखा होगा विश्व में कि प्रधानमंत्री के पद का तो तथाकथित रूप से त्याग कर दिया, मगर दर्जा कैबिनेट मंत्री ले लिया। मतलब मंत्री पद से भी नीचे होता दर्जा कैबिनेट मंत्री, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन दर्जा कैबिनेट मंत्री था। और सुनिए, वो दर्जा कैबिनेट मंत्री ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का त्याग करके ले लें। पूरे नहीं 75 साल हो गया तो मोदी जी से कहिए कि वो भी प्रधानमंत्री पद का त्याग कर दें, अपने वादे के मुताबिक बिल बिलाने लगे। नहीं, आपने कहा तो मैंने आपको याद दिला दिया कि आपको जरा याद दिला दिया मैंने। अरे भाई, पूरी बात होने दर्जा और भी लेना ना, आप लगे हाथ प्रपोज कर दीजिए। याद तो हर बात याद आएगी। 75 साल उन्होंने कहा था, 75 साल का कटलाइन उन्होंने रखा था ना, 75 साल का। नहीं, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, 75 साल वो भी जवाब दे रहा हूँ भाई, आप टेप रिकॉर्डर तक क्यों बताने? एक ही का अनकंफर्टेबल फैक्ट आया और अभी में डिस्टर्ब करने लगे। लेकिन मैं फिर कहता हूँ मुद्दे, एक सेकंड, ऑल सीज़फायर, मैं मुद्दे पे आता हूँ। आपके दौरे हुकूमत में सुधांशु त्रिवेदी, नफरत बढ़ती जा रही है, क्या हुआ है उत्तराखंड के अंदर, और उसको कवर अप करने की कोशिश हुई, वहां पर एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई, उनका परिवार बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं नफरत का एंगल बढ़ता जा रहा है आपके दौरे हुकूमत में, इसका जवाब? पहले मैं अखिलेश जी की बात को बच के नहीं जाने दूंगा जो डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक लिया सोनिया जी ने, और वो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट था। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए 2006 में इस्तीफा देना पड़ा, और उसके बाद कितना अभूतपूर्व त्याग था कि सरकार ने संविधान संशोधन कर दिया जैसे ही उनको इस्तीफा देना पड़ा, ताकि जब दोबारा चुन के आए तो वही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट दर्जा कैबिनेट मंत्री रह ले। ऐसा अभूतपूर्व त्याग आपने दुनिया में दूसरा उदाहरण नहीं देखा होगा। अब मैं दूसरा जवाब देना चाहता हूं जो अमीश जी आपने उठाया। जहां तक देश समाज के और विभिन्न प्रांतों के बीच में सामंजस्य की बात है, उसमें जो घटना हुई उसके बारे में हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उस संबंधित परिवार से, पिता से, उस बेटे के पिता से बात की।
और पूरा आश्वासन दिया कि उन लोगों पे कड़ी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जहां तक पूर्वोत्तर के लोगों की बात है, मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारे संघ के प्रचारकों की हत्याएं हुई हैं। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने हमारे एक क्षेत्रीय प्रचारक की हत्या की थी, और 2004 वार के आसपास की बात है, 2000। वो बलिदान देकर इस देश को एक रखने का काम किया है। क्या आप लोग बात करते हैं कि इस विषय के ऊपर? हां, सरकार ने, जिसने भी ये घटना की है, वो देश की एकता को तोड़ने के लिए इस प्रकार की बहुत षड्यंत्रकारी शक्तियां इस समय देश में सक्रिय हैं, जो प्रांतों के बीच में मतभेद पैदा करना चाहते हैं, जैसे तमिलनाडु के मंत्री। सुनील यादव बीजेपी कह रही है कि शक्तियां हैं जो इस तरह की नफरत की खाई को पैदा करना चाहती है। सुनील यादव, रिप्लाई टू दिस। देखिए अमीश भाई, ये तो एक बात सच है कि इस देश में नफरत का माहौल है, और वो नफरत का माहौल आरएसएस का और बीजेपी का एजेंडा है। उसी पे इनको काम करना है। पूरे देश में सरकार बना लेंगे तो वहाँ काम करेंगे, जिन राज्यों में बना लेंगे वहाँ काम करेंगे। नफरत, बंटवारा, आरक्षण के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों को राष्ट्रवादी बताना, बलात्कारियों को राष्ट्रवादी बताना, जो बीजेपी में शामिल हो जाए उसको राष्ट्रवादी बताना, जो बीजेपी आरएसएस से सवाल खड़ा करे, इनके विचारों पर, इनके सिद्धांतों पर, इनके कार्यक्रमों पर, वो देशद्रोही। ऐसे नहीं चलेगा। ये देश धर्मनिरपेक्ष है, और मुझे लगता है आपसे लेकर के जितने लोग टीवी डिबेट में बैठे हैं, धर्म निरपेक्ष कैसे हो सकता है? देश ये पंथ निरपेक्ष देश है। पंथ निरपेक्ष देश है। पंथ निरपेक्ष देश है। पंथ निरपेक्ष देश है। पंथ निरपेक्ष ये तो राम और कृष्ण का देश है। ये समाजवादी देश कैसे होगा? इसके तो सदर में लगा है धर्म चक्र। अरे धर्म निरपेक्ष कैसे होगा? पंथ निरपेक्ष। अच्छा चलिए, ठीक है, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी देश है। ये कुटिल प्रयास हुआ है कि धर्म निरपेक्ष बोलिए। ये पंथ निरपेक्ष मुल्क है। अच्छा चलिए, हम आपकी बात मान लिए। अच्छा ये बताइए, आप समाजवादी हैं, अपने को मानते हैं कि नहीं मानते? मैं अपने आप पार्टी का मेंबर नहीं हूं, ना समाजवादी विचारधारा से समाजवादी संघी मानता हूं, ना कांग्रेसी मानता हूं, अपने आप को भारतीय मानता हूं। अच्छा, भारतीय संविधान मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर भारतीय संविधान मानते हैं तो आप समाजवादी हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी भी समाजवादी हैं। एक बात। दूसरी बात, देखिए आप समझिए कि देश में क्या हो रहा है, और एक तरफ देश के गृह मंत्री जी बंगाल में किस तरीके की बात कर रहे हैं। मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं, आतंकवादियों के खिलाफ पूरा देश है, घुसपैठियों के खिलाफ पूरा देश है। ओके। लेकिन आप आतंकवाद के नाम पर, घटना के नाम पर, घुसपैठी के नाम पर केवल वोट बैंक की राजनीति करेंगे, केवल चुनाव की राजनीति करेंगे, बाकी कोई काम नहीं करेंगे। वोट बैंक की राजनीति करेंगे, गंदा खेल आप खेलेंगे। सुधांशु त्रिवेदी, रिप्लाई टू दिस। और धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। पहले मैं इनको उस बात का, आपने दोनों बातें, मैं इनको विधिवत बताना चाहता हूं। राज्यों में नफरत कौन पैदा करना चाहता है? किसी अपराधी ने नहीं बोला था, तमिलनाडु के मंत्री ने बोला था। हम किसी काम को छोटा बड़ा नहीं मानते कि उत्तर भारत के यूपी बिहार के लोग यहां पर टॉयलेट साफ करने आते हैं। नहीं, ये तो देश में नफरत थोड़ी है, तो बड़ा सामंजस्य है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार वालों का डीएनए खराब होता है, और उन्होंने बोला जाति के आधार पर। उन्होंने कहा केसीआर जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनका नाम लेके, कोई पॉलिटिकल डीएनए नहीं बोला। उन्होंने कहा इनका उद्गम बिहार के कुर्मी समाज से माना जाता है, और मैं मानता हूं तेलंगाना का डीएनए बिहार से अच्छा, यानी सीधे कुर्मी समाज का नाम लेके बोला। अरे इसमें कोई ऐसी बात थोड़ी है, इसमें कोई नफरत की बात थोड़ी है। अगर कांग्रेस का फाइनेंस मिनिस्टर कर्नाटक का डीके सुरेश ये कहता है कि उत्तर भारत वाले कम टैक्स देते, दक्षिण भारत वाले अधिक, तो अलग हो जाना चाहिए, ये नफरत थोड़ी है भाई साहब। नफरत जो फैलाई जा रही है उसको भली भांति समझिए, तब आपको समझ में आएगा देश में कैसे टुकड़े करने का प्रयास किया जा रहा है। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं, आरक्षण के विरुद्ध कौन है? भाई साहब, आरक्षण के तो सबसे बड़े दुश्मन आप लोग हैं। ये बताइए, पश्चिम बंगाल ने 91 जातियों को ओबीसी में शामिल करने के लिए लिख के भेजा, जी। और उसमें कितनी मुस्लिम है? 77। कौन खा रहा है आरक्षण? कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने ऑलमोस्ट 90 से 95% मुसलमानों को ओबीसी में धकेल दिया। कौन खा रहा है आरक्षण? अब मैं धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष को बता देना चाहता हूं, यह देश धर्मनिरपेक्ष है और यह पंथ निरपेक्ष है, क्यों? यह धर्म प्राण देश है। धर्म दुनिया में एक ही है, हिंदू धर्म, बाकी सब पंथ हैं। और जहां जहां हिंदू धर्म का वर्चस्व है, सिर्फ वहीं तक पंथ निरपेक्षता है।
बाकी जगह खत्म। अगर एक सुनील यादव, देश ओके, यू मेड योर पॉइंट, ओके, सुधांशु जी यू मेड योर पॉइंट, सुनील यादव, देन सोमनाथ भारती एंड आनंद दुबे, ओके। देखिए अमीश भाई, सुधांशु जी ने कई उदाहरण दिए, उत्तर प्रदेश का उदाहरण नहीं दिया। अब मैं उत्तर प्रदेश की घटना का जिक्र करता हूं और आपके दर्शक, आप माने न माने, सुधांशु जी माने उत्तर न प्रदेश माने, की मैं कौन नहीं सी वाली जानता। घटना? दर्शक मान लेंगे कि नफरत किसको कहते हैं। डीएम की माननीय रोटी वाली अखिलेश घटना तो यादव नहीं? जी ने अपना सुन लीजिए, मैं सब पे आऊंगा। जब माननीय अखिलेश यादव जी ने अपना सरकारी आवास छोड़ा तो अपने को संत कहने वाला व्यक्ति, जो आदतन शुद्ध सामंती है, उसने गंगा जल से धुलवाया। माननीय अखिलेश यादव जी का घर इसलिए गंगा जल से धुलवाया कि वो पिछड़े थे, उनसे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो दलित थी। माननीय अखिलेश यादव जी कन्नौज में मंदिर चले गए, आप गंगा जल से धुलाओगे। और जहां तक आरक्षण की बात है, तो इन्होंने जिस ओबीसी को मध्य प्रदेश में अपना मुख्यमंत्री बनाया, मोहन यादव जी को, उन्होंने एक बार कह दिया कि हम मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। इन्हीं की बिरादरी के लोगों ने, इन्हीं के संगठन वालों ने, भाजपा वालों ने कहा यह आदमी पागल हो गया है, यह हिंदू विरोधी है, यह राष्ट्र विरोधी है। तो अपने मुख्यमंत्री को भी गाली दे सकते हैं अगर इनका मुख्यमंत्री आरक्षण की बात करेगा। जी सुधांशु त्रिवेदी। अब एकदम उत्तर प्रदेश का जवाब देता हूं। बिल्कुल सुनील जी, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। और खत्म ही नहीं किया, रेट्रोस्पेक्टिव खत्म कर दिया। हजारों की संख्या में शेड्यूल कास्ट वर्ग के कर्मचारी डिमोट हो गए। किसने किया? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। उस प्रमोशन के विधेयक को संसद में किसने फाड़ा? समाजवादी पार्टी ने। अब आइए उत्तर प्रदेश में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केंद्र की यूनिवर्सिटी है और उत्तर प्रदेश में है। जैसे ही मुस्लिम हो गई यूनिवर्सिटी, SC ST OBC का आरक्षण जी सुधांशु जी, कोई नहीं बोला, चू से मुंह नहीं बोला, वहां आरक्षण पे नहीं आता है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो अखिलेश यादव जी का सफाई करने की बात कही गई, कोई सफाई नहीं। कोई भी व्यक्ति नया जाता है तो सफाई करवाता। और जहां तक आपने कहा अखिलेश यादव जी तो भगवान कृष्ण के वंशज हैं, ये कब से हो गए लोअर कास्ट के? समझ ही में नहीं आता है। एक तरफ हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं और उस पर भी नहीं जाना चाहता कि पत्नी छत्री हैं और हम लोअर कास्ट हैं। ये गजब की पॉलिटिक्स है मेरे भाई, ये समझ ही में नहीं आता है। मतलब ये जो होता है, ये नैरेटिव है समाज को। और आपने तो खून से धोने की कोशिश की थी, मायावती जी के ऊपर कातिलाना हमला किया था। जी मैं आता हूं। कोर्ट में दिया हुआ हलफनामा है कि मुलायम सिंह यादव और उसके गुंडे मेरे जान देना चाहते थे। उनका बयान है, मेरा नहीं है। अमीश भाई, ओके सुनील यादव, मैं आगे आपका जवाब लूंगा, लेकिन सोमनाथ भारती अभी तक एक बार भी नहीं आए हैं, आनंद दुबे भी नहीं आए हैं, वो तो कश्ती भी डुबा रहे हैं और कश्ती बेचारे पार भी लगा रहे हैं। मैं सोमनाथ भारती आपके पास आता हूं। सोमनाथ भारती, क्या राहुल गांधी की तो राजनीति है, वो राजनीति विपक्ष को सूट नहीं करती और वो राजनीति पॉलिटिक्स बीजेपी को सूट कर जाती है, जो वो मुद्दे उठाते हैं? ये क्यों लगता है? देखिए, ये तो हमने कई बार आपके चैनल से कहा है कि जिस प्रकार से राहुल जी चाहे अनचाहे, मुझे लगता है चाहे ही करते होंगे, कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि वो कवर फायर दे जाते हैं बीजेपी को और उसी बीजेपी को फायदा पहुंच जाता है। इसी कारण से हम कहते रहते हैं कि जी भाजपा और कांग्रेस में एक अंडरस्टैंडिंग है, नंबर 1। नंबर 2, आप जो बात कर रहे थे इस वक्त की जी जो नफरत की राजनीति है, आज मैं 42 मिनट का माननीय अमित शाह जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस कलकत्ता वाला सुना। उन्होंने शुरुआत की नेताजी सुभाष चंद्र बोस से, जिनके नाम पे बरगलाने का प्रयास कर रहे थे पश्चिम बंगाल को। पहली बात तो अमित जी बड़ा ताज्जुब रहा कि जी वो बार बार बंगाल बोल रहे थे। उस राज्य का नाम बंगाल नहीं, पश्चिम बंगाल है। अगर इस देश के गृह मंत्री होकर के अमित शाह जी राज्य का सही नाम नहीं बोलेंगे तो गलत संदेश जाता है। तो नेताजी ने क्या कहा, बड़ा आपके दर्शकों को पसंद आएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, मैं बिल्कुल कोट कर रहा हूं उनको, उनकी किताब से कोट कर रहा हूं उनको, जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं वे आजादी की लड़ाई को कमजोर करते हैं और विदेशी शासकों की मदद करते हैं। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। पर किस कंटेस्ट में कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने? किस दौर में कहा था? तब क्या हो रहा था? कहां बोला जी? कहां बोला? किसके लिए बोला? ईयर बताइए, कौन सी किताब में बोला? कलेक्टेड वर्क्स ऑफ सुभाष चंद्र बोस वॉल्यूम 11।
देख लीजिए जाकर के। हाँ तो बताइए ना किस आप किस संदर्भ में बोला कई बार है? बिल्कुल फिर सही बात है। पूछिएगा मुझसे। अरे ओके, साफ-साफ मनुक नागर कुछ कह रहे हैं, मनुक नागर कुछ कह रहे हैं, मनुक नागर का ऑडियो खोलिए, देना आनंद दुबे, मनुक नागर का ऑडियो खोलिए, मनुक नागर कुछ कह रहे हैं। इस प्रकार की राजनीति करते थे। अमित एक भाई, मिनट में अपनी मैं बात ये पूरी कह कर रहा लो हूं माननीय अमीश जी, कि प्रेस मुझे मौका दे दें। कॉन्फ्रेंस वो झिली नहीं आपने पूरे 22 विपक्ष 30 पे, मिनट के बाद मुझे मौका इसीलिए दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चा कर रहे हैं और ममता जी इसीलिए बौखला के संविधान के खिलाफ, देश के फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ, देश की शक्तियां, प्रदेश की शक्तियों को दरकिनार करके हमारी वजह से यहाँ खा पी रहे हो। नहीं तो क्या थ्रेट दे रही थी तुम लोगों पे? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं झिली। तुम आपस में एक सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन हो नहीं सकते, तुम एक होके चुनाव लड़ नहीं सकते। दूसरी बड़ी बात, तुम देश को क्या संभालोगे? ओके सोमनाथ भारती, ओके ओके ओके, मनुक नागर यू मेड योर पॉइंट। ओके सोमनाथ भारती 30 सेकंड, देन आनंद दुबे जी। मैं समझना चाह रहा था कि भाई 42 मिनट बड़े आराम से सुना, बड़े तसल्ली से सुना, एक भी शब्द विजन पे नहीं, एक भी शब्द इस पे नहीं कि भाई अभी तक 11 साल में केंद्र सरकार ने क्या किया है बंगाल के लिए और क्या बोल गए। बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, मैं सुनकर बड़ा हैरान रहा। घुसपैठिया 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 बार बार कह रहे थे और कह रहे थे कि नेशनल ग्रिड बनाएंगे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आप कह रहे हैं, आप गृह मंत्री अमित शाह का भाषण आप देख रहे हैं, लेकिन आप ममता बनर्जी क्या कह रही है? वो कह रही है मैं मंदिर बनवाऊंगी। उनका एक विधायक है जिसको उन्होंने पार्टी से निकाल दिया है, वो कह रहा है मैं बाबरी मस्जिद तामील कराऊंगा। आप ममता बनर्जी एक बार बताइए, वो महाकाल मंदिर बना रही है, महाकाल मंदिर तो है उज्जैन के अंदर। थोड़ा सा परमिट करें, मुझे मालूम है आपको ज्यादा स्कोप नहीं है आपके पास बीजेपी के खिलाफ बोलने देने का। बीजेपी के खिलाफ बोलने की बात नहीं है, लेकिन क्या है, बात करें, सुनिए, आप अमित शाह की बात कर रहे हैं। ऐसा है, ओके, आज तो गजब बोल गए। बनर्जी क्या कह रही है आनंद दुबे एक सेकंड, आनंद दुबे अरे भाई मैं जो पहले बोलूंगा पहले वो तो बोले। सोमनाथ जी आपको मौका देता हूँ, आगे मौका देता हूँ, समय है मेरे पास, मैं आपको आगे मौका देता हूँ। अभी आनंद दुबे एक बार भी नहीं आए हैं। आनंद दुबे ऑन स्क्रीन। आनंद दुबे 2019 से पहले मलूक नागर शांति, सहमत हो ममता की जो संविधान की धज्जियां उड़ा रही है? ओके, आनंद दुबे ऑन स्क्रीन। आनंद दुबे 2019 से पहले कांग्रेस डूब रही थी, उन्हें अपनी नाव में हमने जगह दी, कांग्रेस वही नाव हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। बयान नंबर 1 2019 के आपको आप कहते हैं, और आप कह रहे हैं कि हमारी नाव को उन्होंने छीन लिया और हमारी नाव को लेकर वो भाग रहे हैं। एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं? आनंद दुबे। अमीश भाई नमस्ते। सबसे पहले तो अखिलेश सिंह जी यहाँ बैठे हैं, आज अवीवा बेग के साथ रेहान वाड्रा की सगाई है, तो हम पहले उनको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं जैसे सब देते हैं। अमीश भाई देखिए, विषय ऐसा है कि यहाँ कांग्रेस या बीजेपी या शिवसेना का प्रश्न नहीं है। इस देश में अगर आपको राजनीति करनी है तो आपको चुनाव जीतना होगा, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद ही आप सेवा कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि 14 नवंबर को बिहार के नतीजे आए थे, करीब 1.5 महीने हो गए, पूरी की पूरी बीजेपी पश्चिम बंगाल में जाकर खूंटा गाड़ दी है। नॉर्थ इंडिया के लोग समझ जाएंगे, खूंटा गाड़ के बैठ गई है, रोज काम कर रही होगी, रोज लगी होगी। अब आप बताइए कि आदरणीय ममता बनर्जी जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अगर लड़ाई है, अगर उसमें कांग्रेस को घुसना है तो वहां जमना होगा, वहां जाके मेहनत करनी होगी, जमीन पे होगा। अब आज ही जो खबरें आ रही है कि अधीर रंजन चौधरी साहब नरेंद्र मोदी जी से मिले, मुलाकात किए, वो अलग कारण बता रहे हैं, सामाजिक कारण बता रहे हैं, कुछ मुद्दे उठा रहे हो, ठीक बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आप और क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी और ममता बनर्जी जी को अगर आपको हराना है, क्योंकि वहां 2 प्रतिद्वंदी है, मुझे पता है कि टीएमसी के साथ कांग्रेस का वहां गठबंधन नहीं होगा क्योंकि दोनों अलग लड़ेंगे, तो दिखिए तो प्रभु, आपको दिखना होगा। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं, करो मरो का चुनाव है, महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन बनके लड़ना था, लेकिन हुआ क्या, सब अलग लड़ रहे हैं। हम राज ठाकरे जी के साथ लड़ रहे हैं, कांग्रेस कोई वंचित आघाड़ी उनके साथ लड़ रही है। तो क्या बने क्या चाहते हो कि बीजेपी को हराना भी है और कोई ताकत भी नहीं लगानी होगी, अनुशासन भी नहीं लगाना होगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, यही चीज मैं कह देता हूं, तो अब अगर कोई मेरा कांग्रेस का भाई मुझसे नाराज हो जाता है तो मैं ये कहूंगा, मेरे भाई मैंने सत्य कहा है,
मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूं। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। हम जब एक नाव में हैं तो थोड़ी बहुत आपसे बात कहेंगे, कहीं आपकी कमी है उसको उठाएंगे। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी को अगर चुनाव जीतना है, जो कि 48 साल नहीं, से आप कह रहे हैं कि जीत पा हमारी रही नाव है। छीन के भाग गए हैं। आप ये नहीं कह रहे कि एक नाव में, बोले हमारी नाव ही छीन के भाग गए हैं। हाँ, उसका कारण है मुंबई महानगर पालिका सबसे बड़ा चुनाव होता है इस देश में। कई राज्यों के मुकाबले में इसके चुनाव का एक अपनी इंपॉर्टेंस है। उस चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी शिवसेना मिलकर लड़ती, आज शरद पवार जी हमारे साथ हैं। अमीश भाई, शरद पवार साहब हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े नेता हैं, कई बार के मुख्यमंत्री, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। राज ठाकरे जी हमारे साथ है। काश ये कांग्रेस पार्टी हमारे साथ होती तो आज भारतीय जनता पार्टी को हराने में हमें मजबूती मिलती। लेकिन हमारी नाव लेके भाग गए। अब हमारी नाव लेके आप भागोगे तो हम थोड़ी आपको भागने देंगे। वो नाव पकड़े तो अखिलेश जी जवाब, अखिलेश जी जवाब आनंद दुबे की बात का। ये भी कह चुके हैं कि डायनासोर वापस आ सकता है, कांग्रेस वापस नहीं आ सकती, और डबल बारी मेरे कार्यक्रम में। अमीश जी, जो अपराध, अपराधी और अराजकता, ये बीजेपी आरएसएस के डीएनए में है। उत्तर प्रदेश में आनंद दुबे की बात का रोजाना 10 इंसिडेंट ऐसे रोज, मैं बीच में मत बोला करिए, सब सुनाओ दूंगा। रोजाना 10 इंसिडेंट ऐसे दिख रहे हैं कि जहां लॉ एंड ऑर्डर दिख ही नहीं रहा है। इस बीजेपी ने, हमारी आरएसएस ने हमारे धर्म को भ्रष्ट कर दिया। दूसरे के पूजा स्थलों पे जाके हनुमान चालीसा पढ़ना, वहां पे आप शब्दों का प्रयोग हुड़दंगाई करना। अभी यहाँ पे लखनऊ में प्रधानमंत्री थे, जाकर सुबह चर्च में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और बाहर इनके सारे गूंस जो हैं वो चर्चों के सामने बाहर बैठ करके गुंडई कर रहे हैं। पुलिस तक नहीं बोल पा रही है, सरेआम धमकियां दी जा रही हैं, तलवार बांटे जा रहे हैं, मास्किंग की बात की जा रही है। पुलिस प्रोटेक्शन में है, वो किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो लोग बात उठा रहे हैं उनकी बात नहीं बोलने दी जा रही है, उनको उठा लिया जा रहा है। ओके, आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं। आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधांशु जी होल्ड ऑन। आनंद दुबे, अमीश भाई, यह देश, आनंद दुबे जी जनाब सुन तो लीजिए, कहिए तो वीडियो दिखाना शुरू करें। उत्तर प्रदेश के दर्जनों वीडियो घूम रहे हैं। कानून व्यवस्था है कहाँ? अराजकता फैला रखा है। ओके आनंद दुबे, हनुमान चालीसा क्यों पढ़वाते हैं? ओके जवाब। ओके आनंद दुबे। अमीश भाई, यह देश सेकुलर जानते हैं क्यों है? जो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? यह देश सेकुलर क्यों है आप जानते हैं? इस देश में सब लोग मिलजुल कर प्यार से क्यों रहते हैं आप जानते हैं? इस देश में सभी जाति धर्म का सम्मान क्यों होता है आप जानते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ बहुसंख्यक हिंदू है। यह न बीजेपी से सेकुलर है, न शिवसेना से सेकुलर है, न कांग्रेस से सेकुलर है। हिंदू एक ऐसा धर्म है इस दुनिया में जो बचपन से जब पैदा होता है तो उसे सिखाया जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व हमारा परिवार है, सबका सम्मान करो। तो हिंदुत्व की बात करना, अपने पूजा पाठ की बात करना, हनुमान जी की बात करना, श्री राम भगवान का नाम लेना, जय सनातन बोलना, यही सेकुलरिज्म की सबसे बड़ा मापदंड या परिभाषा है। और इसीलिए यह देश बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है। लेकिन कांग्रेस कह रही है भारत में नफरत बढ़ रही है, यही सब कहते हुए। भारत में बिल्कुल नफरत नहीं है, भारत में प्यार है, भारत में मोहब्बत है। नफरत कहाँ है? मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत को बदनाम मत करो, भारत की भूमि पर भारत को बदनाम ना करो। अखिलेश जी जाने दीजिए, ये किस पार्टी से आए हैं हमें नहीं पता। शिवसेना से है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी से है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी से है। आपको यहाँ पे और महाराष्ट्र में आपसे मजबूत है, मुंबई में आपसे मजबूत है, 16 को नतीजे आएंगे। अब आप बोल लीजिए। ये आनंद दुबे हैं, शिवसेना उबाटा के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। अच्छा ठीक है, अब पता हम, चलिए ठीक है होंगे, लेकिन जब इनको उत्तर और छोटा कार्यकर्ता जाना, जहां जहां बीजेपी की सरकार 38 साल से नहीं है, यूपी में दिख रहा है, 38 साल से कांग्रेस नहीं है वहां यार। 38 साल हो गए नहीं है कांग्रेस। सुन तो लीजिए, क्या सुनूं? जब आप चुन के नहीं आ पा रहे हैं, जीत नहीं पा रहे हैं, कोई तो कारण होगा, कोई तो समस्या होगी, कोई तो कमी होगी, उसको दुरुस्त नहीं करेंगे आप हमें चिल्लाएंगे, सहयोगियों पे बरसेंगे। जो आपको दोस्त है, जो आपको बुरे वक्त में नाव देता है, उसकी नाव डुबाएंगे। इन भाई को अच्छा ठीक है आनंद दुबे। ओके अखिलेश जी, क्या इनकी पीड़ा सुन ली आप लोगों ने, जिसे इतनी अराजकता जिसे नहीं दिखनी है, अच्छा है उसके साथ समझौता नहीं किया। किस तरह से आप क्लीन चिट दे रहे हैं यहाँ पे,
उत्तर प्रदेश में चारों तरफ त्राहिमाम मचा पड़ा है, जिसको देखो गुंडई कर रहा है। दर्जनों वीडियो घूम रहे हैं और इनको क्राइम नहीं दिख रहा है। इनको 25 तारीख को चर्चों के सामने के हुड़दंगे नहीं दिख रही है। इनको रोजाना उत्तर प्रदेश में तलवार पट रहे हैं, मारे जा रहे हैं लोग रोजाना। और लोग जनता को भी तो नहीं दिख रहा है, आपकी सीटें भी तो नहीं आ रही है यूपी में। अगर इतनी खराब सरकार बीजेपी चलाती तो आप जो जीतते आपकी तो है। अभी बिहार में चुनाव हुआ 6 आई है आपकी, अमीश देवगन दिल्ली में 0 है। अमीश देवगन सुन लो, बीच में ना बोलना। अब सुन लीजिए, 1 सेकंड में जवाब दे रहा हूं। हाँ 10 सेकंड लीजिए। किसी चीज को पाने के 2 रास्ते होते हैं। एक जो है जो शुद्ध पवित्र रास्ता होता है, एक होता है आसुरी प्रवृत्ति। दोनों रास्ते से आप कोई चीज पा सकते हैं। तो आप कर्नाटक में आप शुद्ध रास्ते से जीते हैं और यूपी में आप दूसरे रास्ते से चुनाव हार गए। महाराष्ट्र में आप शुद्ध रास्ते से चुनाव हार गए। ये नई थ्योरी आई है, इंटरेस्टिंग है ये। ओके, आनंद दुबे वांट्स टू कमेंट ऑन दिस, सुधांशु त्रिवेदी वांट्स टू कमेंट। ओके, आनंद दुबे जी, अखिलेश जी 30 सेकंड आप साथ रहिए। आनंद दुबे, एक शुद्ध तरीका होता है, एक पवित्र होता है और एक गंदा तरीका होता है। ठीक है, मैं कहूंगा हम लोग, हो सकता है किसी को समझने में फर्क हो जाए। जाकर रही भावना जैसी प्रभु देखा मूर्त की तैसी। पश्चिम बंगाल में पिछले 11 साल से यही ममता दीदी बनर्जी, यही टीएमसी पार्टी पिछले 15 साल से लगातार जीत रही है, मुख्यमंत्री बन रही है। पूरी बीजेपी तन मन धन से लगी है, फिर भी ममता दीदी को हरा नहीं पा रही है। कोई तो कारण होगा, कोई तो ताकत होगी, कोई तो शक्ति होगी ममता दीदी के साथ, कोई तो जन सैलाब होगा, कोई तो कार्यकर्ताओं का संगठन होगा। ओके। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। फिलहाल आज के इस खास एडिशन में इतना ही।